बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन टुनाइट विद मी सैयद आसिम रज़ा। और आज के प्रोग्राम में दिल बहुत जिसे कह सकते हैं ना भारी दिल के साथ मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो फुटेज थी ख़ासतौर पे गुजरांवाला वाली, जिसमें खातून ने अपनी जान दी घर से मुल्का नाले में, और वजह यही बिजली का बिल 10,500 बिल आया। अपने अद्वियात के लिए जो पैसे ना होने के बाद उसने यही डिसाइड किया कि मैं इससे बेहतर है ख़ुदकुशी कर लूँ। आम आदमी भी जो कि अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या तो अपनी अमलाक अपने मताए कुल बेच के, जेवरात बीवियों के बेच के अपने बिल पूरे कर रहा है। और इस वक्त मईशत का पहिया जैम क्यों है? सनतकार के लिए बिजली महंगी है और वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट्स में कम्पीट नहीं कर सकता। फिर टैक्सेस का बोझ, फिर IMF की कंडीशन। ये IMF के नाम के ऊपर जो डाकाजनी बिलों की मद में की जा रही है, यानी गुज़श्ता 30 सालों से ज़ायद अगर हम देखें तो ये काम शुरू हुआ, ये वारदात शुरू हुई IPPs के नाम पे। जो भी इसमें इन्वॉल्व है, 2 फेजेस में ये मुआहदे किए गए। कुछ इस साल ख़त्म हो रहे थे जिनको चुनी दिए है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनको चुपके से उनको रिन्यू कर दिया गया। खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमारे प्रोग्राम में ये बात की थी कि हुकूमत, अल्लाह करे, उन्होंने ये कहा था कि उम्मीद है उनको, उनकी सुनवाई थी कि शायद हुकूमत इस पे तरस खा ले अवाम पे, लेकिन नहीं हुआ। आता हुआ धन किसको बुरा लगता है? यानी कि हींग लगे ना फिटकड़ी रंग भी चोखा, यानी कि आप काम करें या ना करें, आपकी तनख्वाह आपके घर पहुंचती जाए। बिजली बनाएं या ना बनाएं, आपकी सकत है बिजली बनाने की या नहीं, आपकी मशीनरी तबाह हाल है, बेशक वो बिजली बनाने के काबिल भी नहीं है, आपने बस मुआहदे किए और उन पे आप कैपेसिटी चार्जेस के नाम पे डॉलर्स में पैसे ले रहे हैं। बड़े बड़े नाम मैंने अपने प्रोग्राम में पिछले में 106 कंपनीज में से चीदा ग्रुप्स के नाम लिए थे। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो इस बहती गंगा में हाथ नहीं धो रहा, जिसमें हुक्मरान अशराफिया भी शामिल है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इस वक्त जमात इस्लामी का जो धरना है उसको देखें, क्या वो अहदाफ, वो इस वक्त आवाम की, मुल्क की आवाज़ बन के सामने आए हैं। पाकिस्तान पार्टी जो है उसने भी कराची में मिफ्ता इस्माइल की क़यादत में आज धरना दिया था। लेकिन अब देखते हैं ये कहाँ तक कामयाब होते हैं, क्या ये आवाम को रिलीफ दिला पाएंगे, ये धरना कामयाब हो सकेगा? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मैंने लेना है वक्फा, वक्फे के बाद अपने मेहमान शुरा का तारुफ कराऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आपको बताते चलें आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे जिन हवालों से बात की जा रही है, ये पाकिस्तान के हर घर का मसला है। मेहमान शुरा हमारे साथ हैं डॉक्टर फरीद पराचा साहब, रहनुमा जमात इस्लामी के। खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, ये धरना तो शुरू हो चुका है, आज चौथा रोज है। शदीद बारिशें, गर्मी, हब्स का मौसम, लेकिन ये अवाम की आवाज लेकर आप लोग इस वक्त जमा हुए हैं लियाकत बाग के सामने। आप क्या समझते हैं कि आप लोग अपने इन अहदाफ को हासिल कर लेंगे जो कि अवाम के लिए इस वक्त अजाब की सूरत में उन पर मुसल्लत किया गया है? और फिर टैक्सेशन, फिर महंगाई, कैसे देखते हैं कि इसका हल आपको क्या नजर आता है? कि इसी तरह धरना दे के ही हल किया जाएगा या फिर इसमें अवाम में शऊर पैदा होगा तो अवाम भी आवाज उठाएगी बाकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस अहम मौजू पे जमात इस्लामी के इस धरने के सिलसिले में मुझे भी आपने मौका दिया कि मैं जमात इस्लामी का मौक़िफ़ आपकी खिदमत में अर्ज करूं। जी, हकीकत यह है कि हुक्मरानों को खुद ख्याल करना चाहिए था, पार्लियामेंट को ख्याल करना चाहिए था। ना कोई पार्लियामेंट ने इस सिलसिले में पेशरफ्त की, ना हुक्मरानों ने इस बारे में कोई ख्याल किया कि ये जो कुछ हो रहा है इसका आखिर नतीजा क्या निकलेगा। यानी इस वक्त पाकिस्तान का हर शहरी, सिवाय उस अशराफिया के कि जिनको मुफ्त बिजली मिल रही है, पाकिस्तान का हर शहरी 4 बिल अदा कर रहा है। एक उसकी अपनी बिजली जो उसने इस्तेमाल की है उसका भी महंगे रेट है, फिर उसके बाद वो बिजली के जो मुफ्त मिल रही है लोगों को, उनकी बिजली का खर्च भी मैं दे रहा हूँ, आप दे रहे हैं। फिर जो बिजली चोरी करने वाले हैं उनकी चोरी के बिजली बिल भी हम दे रहे हैं, आवाम दे रही है। और चौथे नंबर पे बंद कारखानों की, ये दुनिया का वो वाहिद कारोबार है कि आप बंद हट्टी के भी पैसे ले रहे हैं कि आप मुझसे सौदा लें तो पैसे दें, ना लें तब भी पैसे दें, मेरी दुकान बंद हो तब भी आप मुझे पैसे देंगे। ये कौन सा कारोबार है? और ये लूट मार है, यानी कारोबार नहीं है। और ये बिल्कुल ठीक है कि कौम का ये हक है कि उसे पता चले कि ये हैं कौन लोग, ये कौन से खानदान है कि जो इस मुल्क को लूट रहे हैं। इख्तिदार की मसनदों पे भी बैठते हैं, इख्तिदार के मजे भी लूटते हैं और फिर कौम को भी लूटते हैं। और उसके साथ साथ ये कि इन्हें कोई तरस नहीं आता कि ये मुसलसल कैपेसिटी के नाम पर लूटते चले जा रहे हैं।
चिनियॉट पावर्स के नाम पर एक खानदान की मौजूद है आईपीपी, और उसने 3 महीनों में 63 करोड़ रुपया सिर्फ कैपेसिटी के नाम पे लिया मैं है। चाहूंगा फरीद साहब नाम लीजिए, बताइए अवाम को कौन है वो। ये मैं बता रहा हूँ, ये चिनियॉट पावर्स है, सलमान शहबाज साहब की है, जी और उन्होंने इस में लिए 3 महीनों में 63 करोड़ रुपया। तो किस चीज का, ये कौन सी आईने पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इनको ये हक है कि ये जिस तरह चाहे करते चले जाएं? जिसने ये मुआहिदे किए थे वो कौमी मुजरम था, और इन मुआहिदों को 1994 में, फिर बाद में जब और दिए गए, अब इस वक्त 2054 तक के मुआहिदे हो चुके हैं, और ये कौम 2054 तक के लिए फंस चुकी है इनके पास। फिर ये कहते हैं ये एग्रीमेंट है जी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, तो तुम्हें कटहरे में क्यों न लाया जाए कि तुमने जब हमारी ट्रांसमिशन लाइन ही इतनी नहीं थी तो आपने किस लिए ये मुआहिदे किए? आज ये सूरत है कि हम सिर्फ 13,000 मेगावाट ले रहे हैं और 45-46 हजार मेगावाट की हम कीमत दे रहे हैं, यानी जो असल बिजली है उससे 3 गुना हम रकम जो है वो अदा कर रहे हैं। भाई आपने अपनी जेबों से देनी थी तो आप दे देते, आपने तो कौमी खजाने से दे रहे हैं, और देने के लिए अवाम पर आप जुल्म ढा रहे हैं कि उनके बिल आपने कई गुना बढ़ा दिए हैं। फिर ये सारे पाकिस्तानी हैं, यानी जिनके साथ मुआहदे थे, इनके वो फॉरेनर पार्टनर वो इनको बेच गए। अब उसके बाद ये पाकिस्तानी हैं लेकिन डॉलर्स में ले रहे हैं, और डॉलर्स में इनको देने के लिए IMF से पाकिस्तान डॉलर्स लेने के लिए मुआहदे कर रहा है, और IMF की शराइत मान रहा है। ये वो चीज है कि जिस पे जमात इस्लामी धरना दे के मौजूद है, चौथा दिन है, बहुत बड़ा खवातीन का भी आज हुआ प्रोग्राम, और हम इंशाअल्लाह ताला। जी डॉक्टर फरीद पराचा साहब का राब्ता हमारे साथ मुनक़ता हुआ, तकनीकी खराबी मेरे ख्याल से, लेकिन ये एक बड़ी हैरत की बात है कि चिनियोट पावर कंपनी के नाम से जो कुछ बनाया गया। जी डॉक्टर साहब आप हमारे साथ आ चुके हैं, जी मैं चाहूंगा इस पे मजीद आपसे गुफ्तगू करें। आज खातून की जो विजुअल हम देख रहे हैं गुजरांवाला में जिसने खुदकुशी की, क्या इस कौम के हालात बना दिए गए हैं कि लोग अपने आप को बेचकर बिजली का बिल देंगे या फिर उसके बगैर जिंदगी कैसे गुजारेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया डॉक्टर साहब। ये 45 इस वक्त तक खुदकुशियां हो चुकी हैं जी ये बिजली के बिलों के सिलसिले में, और ये खुदकुशी जो है ये इसकी FIR कटवानी चाहिए हुक्मरानों के नाम में। यानी जो बेचारा यहाँ पर, ये खुदकुशी नहीं है, ये कत्ल है। खुदकुशी करने वाला तो बेचारा अपना एक नाजायज काम कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन न जिन्होंने उन्हें खुदकुशी पे मजबूर किया उनको तो बहरहाल किसी कटहरे में होना चाहिए। और ये कि 47 अफराद मर्द और औरतें खुदकुशी कर चुकी हैं, भाई को कत्ल कर चुका है। ये नहीं देखे ना, अंदाजा लगाएं कि ये हमारे हुक्मरान कहाँ पहुंचाना चाहते हैं। इनके सामने इस कौम का, इन लोगों का इसके अलावा और कोई नहीं है कि ये उन्हें तकलीफ दें, अजाब दें। अपने अल्ले तलल्ले तो कम नहीं किए, शाहाना अखराजात में कोई कमी नहीं हुई। 90,000 गाड़ियां हैं, उनमें से एक गाड़ी भी कम नहीं हुई। पेट्रोल हम दे रहे हैं और इस मुल्क के अवाम दे रहे हैं। तो हम बहरहाल इस पर सरापा एहतजाज है और हम इसको लेके चलेंगे, और उस वक्त तक हमारे ये धरने जारी रहेंगे जब तक हमारे हुक्मरान अवाम को रिलीफ देने की तरफ नहीं आते। डॉक्टर साहब इसमें आप लोगों ने जो बात की है कि 50% रियायत दें 500 यूनिट वालों को भी, बच्चों की जो स्टेशनरी है उस पर भी टैक्स लग गया, तालीम पे भी टैक्स लग गया। आप समझते हैं इनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं, इनके बच्चे तो इस मुल्क में नहीं होते, इनके बच्चों के तो जो अशराफिया के क्लास है उसके अंदर जाते हैं। आपने अभी जिक्र किया, मैंने तो ये तक पढ़ा है कि जी जब ये पावर प्लांट लगाए गए थे तो इन्होंने 1 टका अपनी जेब से नहीं लगाया, बैंक से ही लीज हुई, बैंक से ही इन्वेस्टमेंट हुई, उसी की सॉवरेन गारंटी दी गई, और उसके बाद बैठे बैठे वो कहते हैं ना हींग लगी ना फिटकड़ी रंग भी चोखा। तो बात वो है कि इनको पैसे डॉलर्स में मिल रहे हैं। आपने 63 करोड़ की बात की है, ये तो अरबों खरबों में जा चुकी है। तो आप समझते हैं कि इसको फौरी तौर पे बंद करके जो पैसा भी वसूल करवाया जाए, अदरवाइज तो ये पाकिस्तान की आवाम लुटती रहेगी। देखिए ना, जिन्होंने ये 150 अरब का लगाया था प्लांट है,
वो 470 अरब कमा चुके हैं। और इसी तरह से जो हमारा दिफाई बजट है मुल्क का, उससे ज्यादा हम कैपेसिटी में एक साल में अदा कर चुके हैं। और इन्होंने क्या लेना है, यानी इस मुल्क के अवाम से को और कितना इन्होंने ज़िबा करना है और कितना इन्होंने खून निचोड़ना है। इन्हें कोई परवाह नहीं है कि जी गरीब आदमी ने क्या करना है, उसके साथ हो क्या रहा है। इनकी तकरीरें सुन लें, इलेक्शन से पहले ये 2024 में ये तो 2-2 और 3-300 यूनिट मुफ्त देने की बात कर रहे थे। अब जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए भी तैयार नहीं है। 200 यूनिट वालों को भी 3 महीने के लिए, और वो भी 7 रुपए यूनिट की कमी, यानी कुछ भी नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे किसी का बोझ कम करना हो किसी जहाज का, तो एक एस्ट्रे उठा के बाहर फेंक दे, इस तरह से ये कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके मुतालबात मान लिए जाएंगे, धरना अपने अहदाफ मुकम्मल हासिल कर लेगा? ये बिल्कुल, क्योंकि ये धरना नहीं है, एक तहरीक है। धरने खत्म हो जाते हैं, तहरीकें खत्म नहीं होती। तहरीक है, ये चलती रहेगी इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आपने अपना वक्त दिया, अपना मौक़िफ़ बयान किया। सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे हमने लेना है वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे प्रोग्राम न्यूज़ वन टुनाइट में। गेस्ट का तारुफ कराता चलूँ, चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। खुश आमदीद कहते हैं जाफर साहब आपको। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद है मोहम्मद नदीम कुरैशी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको भी नदीम कुरैशी साहब खुश आमदीद कहेंगे। हुकूमत से हम बात शुरू करेंगे, और फरीद पराचा साहब तो जो एक अपना अज़्म और तहरीक के हवाले से बयान कर गए, जो कुछ उन्होंने इस धरने के हवाले से, तहरीक बल्कि उन्होंने कहा कि ये धरना नहीं है, महंगाई, बिजली के बिलों और टैक्सेस के हवाले से उन्होंने बात की। चाहिए साहब, इस वक्त जो हालात जिस रुख पर जा रहे हैं सियासी तनाजुर में, मैं अगर बात करूं, वो कहते हैं एडिंग फ्यूल टू द फायर, मतलब जलती पे तेल का काम वाली बात आ जाती है कि भारी टैक्सेस, IMF की कंडीशंस, फिर उसके बाद जो बिजली के बिल बम बन के गिर रहे हैं, और ख़ासतौर पे IPPs का जो एक मसला शुरू हुआ और जिसके अंदर जो शाखसाने आ रहे हैं कि बगैर बिजली बनाए अरबों खरबों रुपए दे दिए गए। कैसे देखते हैं कि ये तो हुकूमत के लिए और पेचीदगियां पैदा होती जा रही हैं, नून लीग के लिए ख़ास तौर पर, कि हुकूमत संभालते ही एक के बाद एक उनके ऊपर ये बम गिरते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि जी आपको, हम तो पहले 2022 से ये कह रहे हैं और आप भी कहेंगे, मुश्किल फ़ैसले, और मुश्किल फ़ैसले घर चलाने के लिए, और घर चलाने से ज़्यादा घर संभालने के लिए आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप 2014 और 2014 से फिर आगे 18 तक देखें, तो उस सारे दौरान में, क्योंकि गवर्नमेंट थी, विजन था, प्लान था, और सिर्फ ये नहीं कि 2018 बल्कि 2025 तक का 2025, जिसमें उस वक़्त के चारों गुजरा इला, KP हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, सारे शामिल थे। इवन कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत सियासी, वो भी उसमें शामिल थी, और एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन राइट पाथ। आपकी बिजली भी सस्ती हुई, आपका पेट्रोल भी सस्ता हुआ, आपकी जो है वो करेंसी रेट भी बड़ा स्टेबल रहा। और फिर उसके बाद तब्दीली, और तब्दीली को मैंने और आपने देखा और भुगता, और उस 4 साल के अंदर, 3.5 साल के अंदर कोई एक काम आप ऐसा बता दें जो मईशत को मुस्तहकम करने के लिए हो, जो मुल्क के अंदर जो है वो कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग देने के लिए हो, कोई एक चीज़ ऐसी हो जिससे आपकी इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट की हो। वो सारी चीज़ें जब रिवर्स जा रही थी, और जितने बिजली के कारखाने बनाए, और इस अंदाजे के साथ बनाए कि हर साल आपको 2 से 2,500 मेगावाट बिजली एक्स्ट्रा चाहिए होगी मुल्क चलाने के लिए, और वो राइप अप होते रहे और साथ आते भी रहे। अब वो अगर पूरी कैपेसिटी इस्तेमाल इस वक्त नहीं हो पा रही, उन पॉलिसियों की वजह से और उन चीज़ों की वजह से जिसमें उलझे रहे, तो यकीनन आज मुश्किल हालात हैं। और इसकी बेहतरी के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि जब जब उन IPPs के वो मुआहदे पुराने, जो जिस भी हुकूमत में हुए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए, मुशर्रफ साहब की हुकूमत में हुए, हमने भी किए, हमने 13-14 और 14-15 में मुश्किल मुआहदे किए, लेकिन 15-16, 16-17 और 17-18 में कोई कैपेसिटी पेमेंट का मुआहदा नहीं हुआ। क्यों? बिजली हमारे पास थी और हम मजबूर नहीं थे, लेकिन कारोबारी हजरात ये देखते थे कि उन्हें फ़ायदा होगा, और उन्होंने कारखाने नए लगाने शुरू भी किए, और वो आगे चल के हमारे इस ग्रिड का हिस्सा भी बनेंगे। इंडस्ट्री मुस्तहकम हो, कारोबार फुल आपका चले, और जहां हमें कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ती है
वो जब पूरी बिजली हम इस्तेमाल करेंगे ना करनी पड़ेगी तो उससे वो हम बच सकेंगे। और अभी फिल वक्त कहें तो आपकी बात दुरुस्त है कि बिजली की कीमत बढ़े, पेट्रोल की कीमत बढ़े तो उससे यकीनन अवाम के लिए मुश्किलात हैं और हमें इस चीज़ का अदराक भी है और हम इसके ऊपर मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं कुरैशी साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपकी हुकूमत ने जी कोई इस पे काम मजीद नहीं किया। आप लोगों के डेफिनेटली एक तो ये बात आती है कि जी कोविड की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत थी उसमें तमाम चीज़ें पूरी दुनिया में बंद हो गई थी, तो पाकिस्तान में हम क्या करते। लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से एक इंक्वायरी रिपोर्ट भी आई थी और उसके बाद वो आपकी हुकूमत के अंदर भी मौजूद रही, उस पर कोई काम नहीं किया गया। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में कैसे कन्वर्ट हुई, कोई इंक्वायरी कमीशन बनता, कोई उसके ऊपर तहकीकात होती। आप लोग तो कोशिश करते हैं इसको रोकने के लिए। आज अवाम 11,000 रुपए का अगर बिजली इस्तेमाल करती है तो उसके ऊपर 15,000 रुपए टैक्सेस डाले जाते हैं। आज अगर कोई 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है तो उसके ऊपर उससे 3 गुना ज्यादा उसके ऊपर बोझ डाल दिया जाता है। तो अवाम के ऊपर हर तरह से टैक्सेस की भरमार है, तनख्वाहों पे भी टैक्सेस, उसकी आमदन के अलावा जो उसके अशिया खरीदोनोश के ऊपर वो टैक्सेस देता है, फिर बिजली के मद के अंदर कोई 8 किस्म के टैक्सेस हैं। तो आप लोग भी कोई उसकी रोकथाम के लिए काम कर लेते तो शायद आज अवाम आप लोगों को याद कर रही होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब बहुत शुक्रिया। देखें, किसी भी शख्स को आप ये आईपीपीज के एग्रीमेंट्स पढ़वाएं, आजकल ये एक बड़ा अहम टॉपिक है और लोगों का जितना जीना इस दौर में दुभर हुआ है इसकी माजी में कभी मिसाल नहीं मिलती। तो अभी आपने फरमाया कि जी आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया। बिल्कुल, इमरान खान वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर थे पिछले 20 साल में जिन्होंने आईपीपीज के एग्रीमेंट को रिव्यू किया। और किसने किया था ये $150 में फिक्स पेमेंट्स को? अगर ये जिस तरह से एग्रीमेंट्स हुए थे, अगर ये ओपन डॉलर होता तो आज 300 रुपए का बिजली का यूनिट होता। लोगों को अंदाजा नहीं है इस बात का कि कौन शख्स था जिसने ये कुछ किया। अभी चौधरी साहब ने बड़ी माशाल्लाह शानदार तकरीर की और सारी इनकी गुफ्तगू में जो इनका तासुब है एक पोलिटिकल पार्टी के साथ, जिसने इनको सियासी मैदान में चारों शब चित किया, जिसको ये वोटों की बजाय 47 के जरिए भी शिकस्त ना दे सके, इन्होंने सारा मलबा उस पर डाल दिया। मैं तो उन तमाम लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने ये आईपीपीज के इन एग्रीमेंट से इस कौम को आगाह किया। मैं तो ये सुनता रहा कि 13 से 18 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में लोड शेडिंग थी 18 घंटे की, और एक मर्द आहन आए मियां नवाज शरीफ साहब, जो आजकल मुझे नहीं मालूम कहाँ है, मरी में पाए जाते हैं या लाहौर में, कौम तो उनको नहीं देख पा रही। उन्होंने जनाब 13 से 18 तक, 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और 13 से 18 तक नवाज शरीफ साहब ने इस कौम को जगमग कर दिया रोशनियों से। आज पता ये चला कि वो जगमग कौम को नहीं किया, वो 41-42 खानदानों को किया। अभी चौधरी साहब ने कहा जी हमने भी एग्रीमेंट्स किए, इन्होंने सारा मलबा डाल दिया मरहूम मुशर्रफ पे और मलबा डाल दिया पीपल्स पार्टी और अपने बारे में बड़े हंसते हुए आहिस्ता से हमने भी एग्रीमेंट्स किए। आपने एग्रीमेंट्स नहीं किए जनाब चौधरी साहब। आपके हुक्मरानों के साहबजादगान ने आईपीपीज के अपने प्लांट्स लगाए। आप तो सबसे बड़े बेनिफिशियरी। आप अरबों रुपया इस अभी जो ये 2024 चल रहा है, 1 जनवरी से लेकर अब तक सलमान शहबाज और हमजा शहबाज के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको जितनी पेमेंट्स हुई, अगर कौम को वो पता चल जाए ना तो आप किसी के सामने बात। साहब मेरा ये तरीका नहीं, लेकिन मैं इंटरप्ट करूंगा। आप मुझे सलमान शहबाज साहब और हमजा साहब के प्रोजेक्ट का नाम और पेमेंट वो जरा बता दें कौम को। लेकिन मेरी गुजारिश, मेरी पहले सुन लें। मैं गुजारिश सुन रहा हूं आपकी, लेकिन देखिए झूठ नहीं सुनूंगा। आप मुझे सलमान शहबाज साहब के, आपकी बड़ी वर्किंग है आईपीपीज पे, आप जरा सलमान साहब और हमजा साहब के प्रोजेक्ट का नाम और कैपेसिटी पेमेंट बता दें। फरीद पराजा साहब ने 63 करोड़ गुज़िश्ता 3 माह की उन्होंने जाफ साहब बताई है चिन्योट पावर प्लांट के हवाले से, जिसकी बेनिफिशरी या जिसके करता धरता सलमान शहबाज साहब हैं। जी, जो चिन्योट पावर प्लांट है वो बगास पे है और वो जितनी बिजली पैदा करता है और जितनी बिजली देता है उसके अगेंस्ट उसे पेमेंट मिलती है, उसमें कोई कैपेसिटी पेमेंट नहीं है। और दूसरा रमजान पावर प्लांट जो है, जी दोनों बगास के हैं। बगास में यानी कि जो फोक होता है, जो गन्ने शुगर मिल्स का निकलता है, बिल्कुल। और ये तो वो जो आईपीपीज का ऑपरेशन आजकल करने बैठे हैं, गौहर साहब क्या नाम है, उन्होंने एडमिट किया है कि मैंने झूठ बोला था, मैंने गलत कहा था कि ये बगास से चलने वाले प्लांट हैं और ये इनका मुआहदा ये है कि जितनी बिजली नेट में देंगे उतना पैसा मिलेगा। दे आर नॉट अगेंस्ट, नॉट सिंगल पेनी फॉर अ कैपेसिटी बिल्डिंग।
नदीम साहब, योर रिप्लाई। अजी मैं तो चौधरी साहब ने पूरी गुफ्तगू की और बड़ी ढिठाई से, बड़े जबर से, बड़े जुल्म से, बड़े मैंने कोई ढिठाई वाली बात नहीं की। आप कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं भैया? पॉलिटिकल वर्कर। मेरी सुने ना, नहीं ढिठाई, आप क्यों मेरे लिए ढिठाई का लफ्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वाई यू आर बीइंग अ पर्सनल? कोई कमाल आपकी बात है? आप सियासी वर्कर हैं, सियासी लहजे में बात करें। रिप्लाई दें इसमें, लेकिन मसला यही है कि बात ये आती है कि आप वो अल्फाज ढूंढ लाते हैं ढिठाई से और तासुब से। भाई मैं नून लीग का नुमाइंदा हूं, मैं नून लीग की क्यों नहीं बात करूंगा? मैं मियां नवाज शरीफ की क्यों नहीं बात करूंगा? मैं शहबाज शरीफ की क्यों नहीं बात करूंगा? मेरे कायदीन हैं, आप भले कीजिए अपनी क़यादत की। ये लफ्ज आप मेरे लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं ढिठाई से? आपकी बात मुकम्मल हो गई है। जी जी नदीम साहब, करिए प्लीज। जी जी, तब आपके ड्राइंग रूम में नहीं बैठा हूं कि आप मुझे ये लहजा इख्तियार करेंगे, और ना मैं आपकी तरह किसी गुलाम पार्टी का हिस्सा हूं। आपको ये झिड़कियां सुनने की आदत है, आप बदतमीजी करेंगे, मैं आपसे ज्यादा बदतमीजी करूंगा। आप नवाज शरीफ को खुदा बना लें, लफ्ज पे कहा है, आप अपना लफ्ज दुरुस्त कर लें। अगर आप मुझे ढीठ कहेंगे तो मैं आपको क्यों नहीं रोकूंगा? आपकी इस गुलामाना तबीयत ने इस कौम को मार दिया है। गुलाम तो आप हैं, गुलाम आप हैं। आपके आका ने कहा कि आर्मी चीफ बाप होता है, आपके बुजुर्ग ने कहा वो हमारा बाप है। आपके उसने कहा जी न्यूट्रल हो जाएं, आपने कहा जी वो न्यूट्रल है। उसने कहा न्यूट्रल जानवर होता है, आपने कहा जी न्यूट्रल जानवर होता है। आज फिर आप कह रहे हैं उनसे न्यूट्रल हो जाएं। गुलाम आप हैं कि मैं हूं? नदीम साहब, इसमें थोड़ा सा लॉजिकली अगर हम इस पे बात कर लें तो बेहतर होगा। कि मैं चाह ये रहा हूं कि इसको आप, जैसे जहांगीर तरीन साहब आपकी भी हुकूमत में थे, उनका नाम भी तो आप ले लेना। वो तो उस वक्त आप लोगों के लिए बड़े एक सपोर्टर और बैटर और जिस तरह का भी लफ्ज इस्तेमाल करें, वो क्योंकि ब्लू आइट थे, आपकी जमात की सारी फंडिंग्स वगैरह कहा जाता उनसे हो रही थी, तो उनके ऊपर आप लोग नहीं बात करते क्योंकि उस वक्त वो आपके साथ थे। उनके नाम के भी तो पावर प्लांट्स हैं बीच में। शाह जी, मैं गुजारिश आपसे करूं, आप चूंकि एंकर हैं, जी जी, आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है, अगर मैं किसी को सनब करता हूं आप मुझे रोके। और चौधरी साहब अपने आप को अकल समझते रहे, मैंने इनके बारे में कोई नाज़ेबा बात नहीं की। अब ये बजाय इनके कि ये आपकी बात का जवाब देते हैं कि जो सलमान शहबाज के हवाले से और हमजा शहबाज के हवाले से वो मैंने बताया उनकी तस्दीक की है, मतलब ये नाम आया है। लेकिन सर मैं गुजारिश करूंगा नदीम साहब मैं गुजारिश ये करूंगा, एक मिनट जाफर साहब एक सेकंड। नदीम साहब गुजारिश ये करूंगा कि मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम में थोड़ा सा तहम्मुल के साथ हम लॉजिकली बात करें। ये ढिठाई का लफ्ज जो है उस पर उन्होंने इतराज किया, मेरे ख्याल से उनका इतराज बनता है। यार आप एक मरहूम शख्स जनरल मुशर्रफ जो लोग प्यारे हो गए हैं, आप अपने जराइम की जिम्मेदारी उनको दे रहे हैं। आप उनकी कैबिनेट के ब्लैक पटिया बांधकर आपने ओथ लिए थे उनके पास से। आप लोगों को हया ही नहीं आती है? उनके जुर्म हैं वो हम कहेंगे। ये उनका सियासी मतवा नजर है, ये उनका सियासी मतवा नजर है। आपके जो जुराइम हैं वो कहेंगे। आपके खान साहब उनके पीछे हाथ बांध के खड़े रहे, उनसे सीटों की बात भी इमरान खान ने मांगी, उनके साथ असेंबली में वो रहे, रेफरेंडम में पोलिंग एजेंट आपसे कायदे मोहतरम इमरान खान साहब बने। मैं नदीम तो साहब मुशर्रफ की वकालत जाफर साहब एक सेकंड, मैं चाहूंगा नदीम साहब थोड़ा सा इसके ऊपर तहम्मुल से हम बात करके इस मामले को, मैं ये चाह रहा हूं कि इसके ऊपर अगर आप लोगों के दौर में कोई कंसेंसस था, रिव्यू किया खान साहब ने इसको, तो जहांगीर तरीन साहब का शुगर मिलों में तो उसका नाम आ गया जब शुगर का स्कैंडल आया था। इसके ऊपर क्यों नहीं बात हुई थी? मैं अब आपको गुजारिश ये करना चाह रहा हूं, जी प्लीज आप कह रही हूं, प्लीज मैं गुजारिश कर रहा हूं चौधरी साहब से। ये आईपीपीज के साथ वो पहला शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजीर आज़म इमरान खान था जिन्होंने सारी चीजों को रिव्यू किया और वहां फिर फिक्स किया गया डॉलर को कि डॉलर 150 पे ही काउंट होगा, भले डॉलर की जो भी कीमत हो। अगर इमरान खान को चीजें फिक्स ना करता, आज डॉलर 278 रुपए का है, 280 रुपए का है। ये जो यहाँ मीशत के चैंपियंस बैठे हुए भाषण देने के लिए अपना हर जुर्म ये जनरल मुशर्रफ पे, जनरल अयूब पे, वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, ये सिंधों की बात नहीं कर सकते। ये इतने ही बहादुर है और इतने ही कौम परस्त है और इतने ही गरीब परस्त है और इतने जमहूरियत परस्त है। तो ये पीपल्स पार्टी से पूछे ना, जो आज इनकी बगल में बैठकर इक़्तिदार के मजे ले रही है, भैया आपने इसको मेरा मैं टीवी प्रोग्राम जरूर कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी का नुमाइंदा हूँ भाई। मैं मिडिल क्लास का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अपने घर का एसी बगैर चला के बैठा हूँ, टिश्यू से मैं अपना चेहरा साफ कर रहा हूँ। मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं इतने बिल्स पे करूँ, क्योंकि मैं हलाल खाता हूँ। मैं कभी किसी पीएमएलएन की कैबिनेट का मेंबर नहीं रहा, मैंने वसाइल इकट्ठे नहीं किए, पाकिस्तान के लोगों के नहीं लूटे।
मैं तो आम आदमी को रिप्रेजेंट करूंगा, वो आम तो आदमी जो नदीम साहब, ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को, अगर आप कहते हैं कि आपके पास अवाम का मैंडेट है और आपने अवाम के मैंडेट के मुताबिक आपके साथ ज्यादती हो रही है, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा प्लीज, मैं चाहूंगा कि अगर अवाम का मैंडेट था तो सियासी जो मसाइल की जगह अवामी मसाइल के ऊपर आप लोग फोकस करते, उस पे आप लोग अगर एहतजाज करते तो शायद अवाम आपके साथ होती। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं, अवाम हमारे साथ नहीं है। ये 8 फरवरी को कोई फरिश्तों ने आके वोट डाले हैं कि कराची से पेशावर तक जो आज ये असेंबलीज में बैठे हैं और ये साबिक वजीर आज़म अनवार काकड़ की बात का जवाब नहीं दे सकते, जो फरमाते हैं कि जी मैं इनके फॉर्म 47 के पोल खोलूंगा, ये आज कमिश्नर पिंडी की बात का जवाब नहीं दे सकते। अच्छा, वजह बताए ना मुझे, क्या वजह है? नवाज शरीफ साहब तो एमएनए का इलेक्शन जीत गए, वो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने पाकिस्तान के? क्या हो गया नवाज शरीफ साहब को? वो तो चौथी बार वजीर बनने आए थे, मैं तो तराने सुनता था, अब आओ बचाओ नवाज शरीफ, मुल्क संभालो नवाज शरीफ। तो क्यों मुल्क नहीं संभाला नवाज शरीफ साहब ने? इसलिए कि लाहौर की अवाम ने उनको मुसरत कर दिया। पाकिस्तान की अवाम जितनी बाशऊर आज है कभी भी नहीं थी, और अवाम हमेशा बाशऊर होती है। शाहज़ाद, पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को फैसला कर दिया। आज क्या वजह है कि इस गवर्नमेंट को ना अखलाकी बर्तरी हासिल है, ना सियासी बर्तरी हासिल है? ये इस तरह से गवर्नमेंट कर रहे हैं जिस तरह से घुसपैठ ये करते हैं, जिस तरह से एलियंस करते हैं, जिस तरह अजनबी लोग करते हैं। ये आए ना अवाम ने, ये बताएं इन्होंने। नदीम साहब, मैं फिर गुजारिश करूंगा कि कुछ अल्फाज का थोड़ा सा आपने लफ्ज़ इडियट इस्तेमाल किया है। आप मुझे सियासी कारकुन नहीं लगते, जस्ट बी अ पॉलिटिकल वर्कर, और ये आपकी बात नामुनासिब है। फिर आपने कहा जी कैबिनेट में, आपने फरमाया आपसे गुजारिश नदीम साहब ये की कि थोड़ा सा हमें अल्फाज के चुनाव को थोड़ा सा देखना मेंबर रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दावे के साथ हमेशा कहता हूं और आज भी कहता हूं, कोई आए एक पैसे की बात करे, मेरे जिले से किसी से पूछें, मेरे हलके से पूछें, काबीना में रहने वालों से पूछें, ये कैसी आप बातें करते हैं? सवाल आपसे आईपीपीज का हुआ, जहांगीर खान तरीन का हुआ कि वो आपके साथ रहे, अब्दुल रज़ाक दाऊद का हुआ, आपने मुआहदे रिवाइव किए, आपको पता नहीं है आपने उनके साथ क्या मुआहदे किए, और सिर्फ आप वो अल्फाज लेके, और ये इडियट वाला लफ्ज आपने, ये सियासी लोग इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों को जो फाशिज्म कहा जाता है ना, यू आर फाशिस्ट पार्टी, और वो इसलिए है कि आपको ना अदब है, ना लिहाज है, ना मुआशरती अदाब का है। आपने सिर्फ वो करना है तोते की तरह जो सबक आपको पढ़ाया जाता है, और वो रोज हम सुनते हैं पाकिस्तान के अवाम ने हमें मैंडेट दिया, हम बैठे हैं। आपकी क्यादत असेंबली में है, वो आए और बात करे वहां बैठ के हमसे। मैंने एक चीज सिर्फ कही कि आप सलमान शहबाज और हमजा शहबाज साहब का नाम लिया, आप प्रूफ लाइए, आपके पास नहीं है। अब्दुल रज़ाक दाऊद किसकी काबीना के मेंबर थे? इमरान खान के राइट हैंड थे, बिजनेसमैन थे, कितने कॉन्ट्रैक्ट दिए, कितना वो फंडिंग आपकी पार्टी को करते रहे? कोई है आपके पास दलील उसकी? आप वो बताने से कासिर होंगे। मैं इस बात का जवाब आप अल्फाज ढूंढेंगे और उन अल्फाज से अटैक करेंगे। दलील पीटीआई के पास नहीं, कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं। अभी आपका केपीके का वजीर आला, आप देखिए वो इश्तिहार, शर्म आनी चाहिए कि तालीमी इदारे बेच के आप बजट पूरा करने चले हैं। ये 11 साल की आपकी पॉलिसी है और ये 11 साल की हिकमत अमली है आपकी। मैं ब्रेक लूंगा, वक्फे के बाद नदीम साहब आपसे इन सवालात के जवाबात मैंने ज़रूर लेने हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि अल्फाज का चुनाव, वंस अगेन मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये थोड़ा सा महज़िब रहे तो बेहतर है, ताकि लॉजिकली लोगों को बात समझ आ सके। क्योंकि एक मतमाय नज़र सियासी जो होता है उसको भी समझाने के लिए अगर एक आम आदमी तक मैसेज क्लियर एंड जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ओपन पहुंचे तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। और मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। मैं नदीम साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अब्दुल रज़ाक दाऊद, जहांगीर तरीन, और इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ें जो थी जिसके ऊपर खान साहब ने अब जाके लबकुशाई की है कि वो उस वक्त क्या क्या डिमांड्स कर रहे थे। अलीम खान साहब के हवाले से भी बोला कि रावी के किनारे इलीगल ज़मीन थी जो कि शामलात की होती है, वो उसको अप्रूव करवा के लीगलाइज करवाना चाहते थे। तो जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? और उस वक्त ये जब अगर आईपीपीज का इतना बड़ा मसला था तो आईपीपीज में तो आपके अपनी कैबिनेट के अंदर ये लोग मौजूद थे, तो उस वक्त क्यों खामोशी इख्तियार की गई और अब क्यों इसके ऊपर बात की जा रही है? लेकिन मैं तवक्को आपसे आसिम साहब ये रखूंगा कि जिस तरह से आप चॉइस साहब को सुनते हैं मुझे भी सुनेंगे जी। लेकिन मैं तो अल्फाज के चुनाव पे मैं माजरत चाहूंगा, अल्फाज के चुनाव पे मैं एक दफा फिर गुजारिश करूंगा कि वो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। मुझे आप उर्दू की फिर क्लास दे दें। ये किसी को बेशरम कहें, किसी को झूठा कहें, किसी को खाइन कहें, ये अच्छे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं।
आपने प्रोग्राम के बाद चॉइस साहब की गुफ्तगू सुननी है और ये खुद भी सुने, इनको फिर अंदाजा हो जाएगा कि घटाई का लफ्ज बुरा है या बेशर्मी का और बेहयाई का लफ्ज बुरा है। अब जब आप गाली देते हैं या जुर्रत भी रखा करें। बहादुर लोग वो होते हैं जो बात करें तो फिर बात सुने भी सही, अपनी बारी पे रोते नहीं है। आपने सवाल इनसे किया आईपीपीज का, इन्होंने सारा मलबा डाल दिया जनरल मुशर्रफ पे और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में, जिनका रोल ही कोई नहीं था। आईपीपीज के सारे एग्रीमेंट किया पीपल्स पार्टी और पीएमएल ने। 41 जो कंपनीज हैं उसमें से 39 कंपनीज इन लोगों की जो आज गवर्नमेंट में बैठे हैं। आपको आगे अब्दुल रजाक दाऊद याद, जहांगीर तरीन, तो भाई जहांगीर तरीन साहब ने 2024 में इलेक्शन आपकी बात के जवाब में ही जिम्नी सवाल किया गया था। आपने कहा खान साहब इस पे उन्होंने रिकंसिलिएशन का या इसको कंसीडर करने के लिए रिव्यू किया था, तो उस पे हमने कहा कि उनको ये नजर नहीं आए थे। सुन तो ले, मैं जान के मानता हूं, सुन ले, कुछ नहीं जी होगा। प्लीज 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 आप चले, मैंने कहा उसको काउंटर इसलिए हमने आपसे किया। गुजारिश कर रहा हूं इमरान खान साहब से जो कुछ हो सका, ये आईपीपीज के एग्रीमेंट 20 साल पहले हुए। ये उस जमाने में हुए जब पाकिस्तानी कौम सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़ा करती थी और पीटीवी हुआ करता था। आज पाकिस्तान वो मुल्क है जहां की 65% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आप जितनी मर्जी वॉल्स लगा लें, आज आपका नौजवान वेल इंफॉर्मेटिव है। वो इन झूठी बातों से, मैं अगर यहाँ बैठकर किसी बात पर चॉइस साहब की मैं अगर रिएक्ट कर रहा हूँ तो उसकी वजह मेरा इनकी जात के साथ है, मैं इनकी जात का बड़ा एहतराम करता हूँ। ये सदर बहुत अच्छे शख्स है, लेकिन क्या आप अखलाकी पे इस काबिल नहीं है कि आप कह सके हाँ यार हमसे गलती हुई है, हम इसको रिव्यू करेंगे, हम इसको ठीक करेंगे। आपके पास वही नाम जो मैं जिंदगी भर सुनता रहा, एटीएम जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान, एटीएम जहांगीर तरीन अब्दुल अलीम खान। अब वो दोनों एटीएम्स कहाँ हैं? अब कोई थोड़ी बहुत, अब फिर मैं लफ्ज हया का इस्तेमाल करूंगा, शर्म का इस्तेमाल करूंगा, ये गुस्से में आएंगे। लेकिन चूंकि डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं है, पीएमएलएन में मशावरत होती नहीं है, एक दो लोगों की हुक्मरानी है, ये बेचारे क्या करें। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अगर अब्दुल रजाक दाऊद साहब ने या जहांगीर तरीन साहब ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, देखिए एक होते हैं नॉर्मल हालात, अभी बड़े एबनॉर्मल हालात। इस इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के क्राइसिस की वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है क्लोज होता जा रहा है। हमारा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिलखुसूस छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं मुल्तान में रहता हूँ। मुल्तान एक वक्त पर हैंडमेड इंडस्ट्री का हब था। यहाँ से जो चीजें एक्सपोर्ट करती थी, बहुत बड़ा ज़र मुबादला पंजाब को, पाकिस्तान को मिलता था। आज 90% मुल्तान में जो हैंडमेड इंडस्ट्री थी, जिसमें टॉवल बनता था, जिसमें बेडशीट बनती थी, जितना टेक्सटाइल के छोटे बाई प्रोडक्ट्स थे, वो सब मुल्तान और फैसलाबाद बनते थे। आप उस इंडस्ट्री का हाल देखें। आपका जो बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सारा पैसा शिफ्ट कर रहा है दुबई और बांग्लादेश में। तो क्या आपको अंदाजा नहीं है आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? आज भी आप बजाय मसाइल को हल करने के, आप ब्लेम गेम के जनरल मुशर्रफ चले गए, अल्लाह के हाँ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आप कहते जी उन्होंने एग्रीमेंट्स किए थे। भाई अगर रज़ाक दाऊद साहब 94 से एग्रीमेंट्स हुए हैं जी। सबसे पहला एग्रीमेंट 1986 में हुआ था जिया साहब के जमाने में। उसके बाद हम देखें तो 94 में हुए, सोन उसके बाद 2015 में हुए। आप तारीख उठा के देख लीजिए, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कीजिएगा। लेकिन बात वही है आपकी, जो मैं बात करते हुए आगे बढ़ूंगा, मैं चॉइस साहब से इसका जवाब लूंगा। चॉइस साहब, बात ये आती है कि 1994 से ऑनवर्ड जो एग्रीमेंट्स हुए, फिर 2015 के बाद हुए, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हुए, आप ये बताइएगा कि हमने कहीं भी इनको रोकने की कोशिश किसी हुकूमत की तरफ से नहीं की? ठीक है चलें जी, इमरजेंसी थी, मुल्क में बिजली का फुकदान था, 18-18 घंटे 20-20 घंटे लोड शेडिंग थी, टेम्परेरी सेटअप के तौर पे तो आप ये लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपने इसके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इस पे क्या काम किए और क्या हमने इसके कोई परमानेंट हल निकालने की कोशिश की? जी डेफिनेटली मैं गुजारिश करूंगा जी, और बिल्कुल डेट के साथ, प्रोजेक्ट के नाम के साथ, उसकी पावर कैपेसिटी के साथ बात करूंगा। और फिर मैं साथ ये भी बात करूंगा कि जिनका काम सिर्फ चीखना चलाना है, शोर मचाना है, कभी साकिब निसार के कंधे पे बैठ के, कभी किसी दूसरे के कंधे पे बैठ के, उनका अपना एक है। मियां नवाज शरीफ ने 2013, 14, 15 और उससे आगे 15-16 के बाद जितने एग्रीमेंट हुए, कोई एक कैपेसिटी पेमेंट का नहीं है। और इसलिए नहीं है कि हमारे पास उस वक्त हमने जो अपने प्रोजेक्ट्स लगाए थे, मैं अगर वो गिनूँ, आप देख लीजिए जो है अपना बिखी साहिवाल, अपना इधर शेखुपुरा, फिर आप साहिवाल कोल पावर प्लांट देख लीजिए, झंग हवेली बहादुर शाह देख लिए, झंग में दूसरा है आपका पंजाब कोल पावर प्लांट देख लीजिए। ये सारे वो हैं जिसके ऊपर कोई कैपेसिटी पेमेंट का आपका नहीं है, और वो चल रहे हैं और मुल्क को बिजली भी दे रहे हैं। इसी तरह हमने 2 एटॉमिक एनर्जी के लगाए जो मुकम्मल हुए जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2019-20 में, और वो कराची के हैं, K1 और K2, K3 और K4, वो 1100-1200 मेगावाट के हैं।
वो भी ज़रा कुरैशी साहब बता दें कि किसकी हुकूमत में लगे, किस पैसे से लगे। हुकूमत पाकिस्तान उनकी मालिक है और वो बिजली सस्ती दे रहे हैं मेरे मुल्क को। फिर आगे आ जाएं चश्मा 5, वो भी 1200 कुछ मेगावाट का है, एटमी तवानाई का है, वो मुकम्मल हुआ आके, क्योंकि इनकी हुकूमत ने आके उसमें तखीर की। दो ऐसे थे जिनके लिए जगह हमने खरीदी, फिजिबिलिटी भी बनी, वो मुजफ्फरगढ़ के थे, M1 और M2। कुरैशी साहब ज़रा मुझे बता दें कि जब इनकलाब और तब्दीली की हुकूमत थी और जिन्हें बहुत दर्द और जो है तकलीफ़ है अवाम की, तो इन्होंने M1 और M2 के ऊपर कितना पैसा खर्च किया। फिर हमारा सबसे बड़ा जो जहाँ से हमें बिजली सस्ती मिलने का था, वो आप दयामिर भाषा डैम, जिसके लिए साकिब निसार साहब ड्रामे करते रहे, खान साहब को वो बुलाते रहे जब वो गवर्नमेंट में भी नहीं थे, और वो जो 10 अरब इकट्ठा किया, वो सबको पता चला कि कहीं इन्वेस्ट कर दिया, वो डैम के ऊपर नहीं लगा। ये ऑन रिकॉर्ड है बात। इसकी भी कुरैशी साहब ज़रा वजाहत कर दें कि इमरान खान साहब जिस साकिब निसार के कंधे पे बैठ के वो सारी स्कीम चलाते रहे, तो वो दोनों ने मिल के कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है और डैम के ऊपर क्यों नहीं लगा। फिर मैं आपको ये बताता चलूँ कि दयामिर भाषा के लिए व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, अंधेरे मिटाए नवाज शरीफ ने, ये दुनिया जानती है। वो ये थी कि हमने 4 बजट के अंदर कोई तकरीबन 120-30 अरब रुपया रख के ज़मीन खरीदी। गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़मीन दी, केपी की गवर्नमेंट ले तो लाल से काम लेती रही, और वो ज़मीन 2018 तक परवेज खटक साहब ना डैम के नाम ट्रांसफ़र कर सके, मुख्तलिफ हीले बहाने करते रहे। बजट वॉज देयर। अब ये मुझे बता दें कि 2018-19 के बजट में दयामिर भाषा के लिए कितना पैसा था, 19-20 में कितना था, 20-21 में कितना था, और उसके जो पावर प्लांट थे दोनों गालबन कोई 1200 1400 मेगावाट के थे, 1101 का कुछ था और उसके बाद 1200 वो प्राइवेट इन्वेस्टर से लगवाने का फैसला किया मियां नवाज शरीफ ने। फिर दासू 1 हमने शुरू किया, दासू 2 पे बता दें कि इन्होंने कितना काम किया उन 4 सालों के अंदर। फिर हमने बूंजी को जो है डिस्कवर किया, दासू के साथ ही वो बूंजी है, वहाँ पे 11,000 मेगावाट की कैपेसिटी है। हमने उसके ऊपर काम किया, फिजिबिलिटी स्टडी की, उसके लिए फाइनेंशियल्स देखे। तो ये अपने 4 साल के अंदर बता दें कि आबी ज़खायर को बेहतर करने के लिए जनाब इमरान खान इनके कायद ने कितना काम किया और किस बजट के अंदर कितना पैसा रखा। जी नदीम फिर साहब, मुझे ये भी बता दें कि कोई एक सिंगल मेगावाट, जस्ट अ सिंगल मेगावाट प्रोजेक्ट जो केपी की गवर्नमेंट ने लगाया हो 11 साल के अंदर, और कोई सिंगल मेगावाट प्रोजेक्ट जो इमरान खान साहब ने जिसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी दी हो, जिसको कंसीव किया हो प्रोजेक्ट को, जिसकी अर्थ ब्रेकिंग की हो, वो मुझे जरा बता दें ताकि इस कौम को पता लगे कि आपको कितना दुख और दर्द था कि अंधेरे खत्म हो इस मुल्क के अंदर। नदीम साहब योर टेक, आप बताएंगे M2 M1, उसके अलावा दयामिर भाषा डैम, फिर उसके बाद बुंजी, ये वो तमाम प्रोजेक्ट्स है जो मियां नवाज शरीफ साहब ने इनिशिएट कर दिए थे, उनकी जो इनिशियल फिजिबिलिटी थी वो भी बन गई थी, काम रोक दिए जाते हैं, हुकूमतें जाती हैं तो पॉलिसीज का फुकदान होता है कि क्रेडिट किसी और को ना मिले। क्या हम उसी एक जिसे कहते हैं वेब में फंसे रहेंगे और यही होता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझूंगा आज हमारा टॉपिक होना चाहिए पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का भूख से मरता आम आदमी, पाकिस्तान हाल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की माशी बदहाली, पाकिस्तान पर बैठे ये हुक्मरान। अब ये लफ्जों के गोरख धंधे हैं। मैंने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रीडिंग नहीं की, मैं तो इनसे एक बात, इन्होंने भी 2 बातें की हैं। जी वो दयामिर भाषा डैम की कलेक्शन हुई और वो किसी और जगह इन्वेस्ट हो गई। भाई आपने तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान की तारीख का हर वो उस क्राइम की FIR दे दी है जो जुर्म पाकिस्तान में कभी हुए ही नहीं, जो लोगों ने सुने ही नहीं थे। तो आप ये दयामिर भाषा डैम की एक FIR दे दें साकिब निसार साहब पे, तो पैसा आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में मौजूद है। दूसरा, आपने भी फरमा दिया कि इमरान खान साहब तो साकिब निसार साहब के कंधे पर बैठ कर आए थे। चले अल्लाह ताला ने इमरान खान को कंधे नसीब किए हैं, आप तो लोगों के जूतों में बैठ कर आते हैं यार। आप क्या इमरान खान की बात करेंगे, आप इमरान खान को क्या नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसको अल्लाह ताला इज्जत दे उसको कोई शख्स नीचा नहीं दिखा सकता। मैं तो ये समझता हूँ कि वो तमाम IPPs एग्रीमेंट्स जो किसी दौर पे भी हुए, मैं नहीं मानता कि जनरल ज़िया के दौर में कोई एग्रीमेंट ऐसा हुआ होगा, क्योंकि ये जितनी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करप्शन की खराफात राइज हुई हैं, जिनको लेजिटिमाइज किया गया, वो 85 के इलेक्शन इंतखाबात के बाद की गई है। मैं नहीं समझता कि जनरल ज़िया के दौर में जनरल ज़िया जो भी थे उन्होंने टेक ओवर किया, उन्होंने मशरा लगाई, ये सारी खराफात जब ये लाहौरिया ग्रुप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे काबिज हुआ है, उसके बाद ही ये लूट मार और ये अब
मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारे एसेट्स भी, ये सब चीजें उसी के बाद मंजर आम पर आई हैं। मैं समझता हूँ आज बेहतरीन वक्त है हम लोगों के लिए कि हम अपनी इस्लाह कर लें, चूंकि पाकिस्तानी सोल्यूशन बता दें। चले आप सोल्यूशन बता दें, चले आप सोल्यूशन बता दें ना। मैं चाह रहा हूं कि आपके पास कोई हल है इसका, तो आप वो बताएं। सबसे पहले आईपीपीस के ये सारे एग्रीमेंट्स खत्म होने चाहिए। अच्छा, क्या वजह है कि यार आप एक गरीब आदमी के 200 यूनिट का 8 से 9,000 रुपए, और ये जो आईपीपीस के जो एग्रीमेंट्स किए गए हैं पैसे पेमेंट की 4 साल में क्यों नहीं खत्म किए? मतलब आप अरबों रुपए की आपने व्हाइट कॉलर क्राइम को लेजिटिमाइज कर दिया। रोहित साहब, इमरान खान साहब ने क्यों नहीं ये खत्म किए जालिमाना कॉन्ट्रैक्ट? इमरान खान, अगर मैं फिर दोहराऊंगा, अगर इमरान खान 150 पे डॉलर फिक्स ना करते आज बिजली का आप फरमा रहे हैं आपने हाल ये दिया है, रोहित साहब आपने हाल ये दिया है कि ये एग्रीमेंट खत्म कर दें, तो आपके पास 3.5 साल हुकूमत रही, आपने क्यों नहीं खत्म किए? चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नदीम कुरैशी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरीद अहमद पराचा साहब हमारे साथ रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, कल आने के बाद।